नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है। देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चारों राज्यों के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस अभी तक जाहिर तौर पर तैयारी की झलक नहीं दिखा पाई है। जमीनी स्तर पर भले ही काम हो रहा हो, दूसरे दलों को भी अभी पूरे तरीके से सक्रिय होना बाकी है। अभी तो जो कुछ दिख रहा है वो समीकरण बनाने की रणनीति और जोड़ तोड़ की कवायद ही है। ऐसे में आज हम चारों चुनावी राज्यों के चुनावी समीकरण और गणित को समझने की कोशिश करेंगे। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जल्द ही बीजेपी की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा होने वाली है। इन चारों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां विपक्ष अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगा, वहीं बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए जी जान लगा देगी। इसी क्रम में बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी की तरफ से 4 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी की लिस्ट के अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देव को प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जी किशन रेड्डी को प्रभारी बनाया गया है। चुनावी राज्यों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी माइक्रो लेवल की रणनीति पर कार्य कर रही है। हर जगह बीजेपी जहां पीएम मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की योजनाएं लेकर जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी प्रतीक और संदेश के सहारे भी सियासी हालात मुफीद बनाने की कोशिश में है। इन सभी राज्यों में 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, वहीं हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार में है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और दोनों ही विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल भी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, यहाँ पर भी चुनाव है। 4 राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। मीटिंग में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। उसकी सीटों का खाता मात्र 9 सीटों पर ही सिमट गया। वहीं पूरे एनडीए ने सिर्फ 17 सीटें ही जीती हैं। अब माना जा रहा है कि बीजेपी को दलित वोट भी कम मिला है। ऐसे में वहां भी रणनीति में बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। खबर है कि घर घर चलो अभियान के जरिए ही महाराष्ट्र में बीजेपी दलित, आदिवासी और मराठा समुदाय के बीच में फिर जगह बनाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मराठाओं को आरक्षण की मांग को लेकर भी नए सिरे से काम किया जाएगा। तोड़फोड़ की भी राजनीति हो सकती है। लोकसभा चुनाव में जम्मू संभाग की 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी ने तीसरी बार जम्मू और उधमपुर सीट पर जीत दर्ज की है। परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली है। इसमें नए इलाकों को शामिल किया गया है। विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं। यहाँ राजनीतिक सरगर्मी तेज होनी बाकी है। 3 दशक से ज्यादा समय से चले उग्रवाद के बाद कश्मीर में लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकले थे। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में ये दूसरा बड़ा चुनावी अभ्यास है। गठबंधन की तस्वीर अभी साफ नहीं है। झारखंड की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली है। पार्टी इस बढ़त को विधानसभा चुनाव में बरकरार रखना चाहेगी। हालांकि विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, वहीं सोरेन की जेलबंदी भी मुद्दा बन सकती है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिला था। इस बार बीजेपी राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने के नाम पर वोट मांगेगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो अभी राज्य में सीएम बदल गए हैं। इससे बीजेपी की बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
कांग्रेस ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र और हरियाणा में पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा में कांग्रेस को 10 में से 5 लोकसभा सीटें मिली हैं, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीटें जीती हैं। लोकसभा चुनावों के संचालक महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव में मिली इस बढ़त को अब पार्टी विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इन चारों राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में पूरी तरीके से अब जुट चुकी है। पार्टी आलाकमान ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीजेपी हाईकमान ने महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है, जबकि सह प्रभारी की भूमिका में अश्वनी वैष्णव रहेंगे। वहीं हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है, जबकि बिप्लब कुमार देव सह प्रभारी रहेंगे। इसी तरह झारखंड का प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। यहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा सह प्रभारी की भूमिका में नजर रहेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर का प्रभारी जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। लोकसभा चुनावों के बाद अब इन राज्यों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बाकी दलों की क्या कुछ रणनीति है, इसी को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अतिथियों का परिचय आपके साथ करा देते हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अशोक बडाइक जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ जेएमएम की सांसद डॉक्टर महुआ माझी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि तैयारियां अब 4 विधानसभा चुनावों को लेकर डॉक्टर महुआ शुरू हो चुकी हैं। और विशेष तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी की क्या कुछ रणनीति होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी हैं अभी तक? देखिए, आपने देखा ही होगा कि इतनी जल्दी हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड मत लाया और 5 जो यहाँ के ट्राइबल सीट्स हैं उसमें जीत दर्ज की, इससे भाजपा को समझ में आया होगा कि हमारी क्या रणनीति है। दरअसल जो काम करते हैं धरातल पर, ग्रास रूट लेवल पर, उन्हें बहुत ज्यादा रणनीति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया, जिस तरह से तरह तरह की योजनाएं लाके उन गरीब दुखियों के बीच उन्होंने काम किया, जो पहले सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा लगा कर थक जाते थे, वहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से काम किया, तो जनता खुद ब खुद हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के साथ जुड़ गई। और बीजेपी के तमाम जो उनकी रणनीति थी, इतने बार बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह जी से लेके तमाम बड़े नेता यहाँ इतनी रैलियां उन्होंने की, लेकिन रिजल्ट आपने देखा। इसलिए मुझे लगता है विधानसभा में बहुत ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। जनता हमसे जुड़ी हुई है, आगे भी जुड़ी रहेगी और हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और यहाँ पुनः हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी विधानसभा चुनाव में। जी ठीक है। और आज तो क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में हालांकि समय अभी शेष है, लेकिन राज्य के मुखिया कह सकते हैं कि अभी से एक्टिव हो चुके हैं महुआ जी। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए आज किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का भी फैसला किया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों का तो भरपूर सहयोग आप लोगों को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें बहुत दिनों से ही चल रही है और ये सिर्फ चुनावी लाभ के लिए नहीं है, बल्कि हमारी सरकार शुरू से ही कोशिश कर रही थी, क्योंकि सरकारी काम में सब कुछ एक समय से ही हो पाता है। और ये तमाम योजनाएं अब धीरे धीरे धरातल पर आ रही है, जिसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले ही बन गई थी और बीच में चूंकि यहाँ पर आचार संहिता था, इसके कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन अब आप देखेंगे कि जितना काम पिछले, हालांकि कोविड के वजह से 1.5-2 साल बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी तमाम काम जो हुए हैं वो अब आपको देखने को मिलेगा। जनता से जितने भी वायदे किए गए थे हम लोगों की तरफ से, वो सब पूरे होंगे। और जो भी युवा हो, चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए पॉलिसीज हैं और सबके लिए जो भी सबकी उम्मीदें थी, जिस उम्मीद से उन्होंने हमारी सरकार लाई थी, अब आप देखेंगे कि ठीक इस चुनाव के पहले वो तमाम
वायदे पूरे किए जाएंगे। मतलब और माननीय आपका कहने का चंद्रबाई तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भले ही बातें यहाँ पर सबका साथ और सबका विकास की बीजेपी ने कही हो, लेकिन धरातल पर ये विकास और ये जो कार्य हैं वो आप कर रहे हैं। मैं वापस से आपके पास आऊंगी डॉक्टर महुआ, लेकिन अगर बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो तो सभी ने देखे, और विधानसभा क्योंकि 4 राज्यों में होने वाली है, और ऐसे में झारखंड की अगर बात करें तो आपने, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय पर अशोक जी सीता सोरेन को चुनावी लाभ के लिए अपने पाले में तो कर लिया, लेकिन देखिए अब तो सीता सोरेन भी कह रही हैं कि वो चुनाव नहीं हारी हैं, बल्कि बीजेपी नेताओं ने, जिला संगठन ने उनको हराया है, और दुमका में हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हार गए हैं। इस तरह के बयान अब वो दे रही हैं। देखिए, सीता सोरेन जी हमारी पार्टी की अभी बहुत अहम कार्यकर्ता है, और उन्होंने चुनाव लड़ी थी, परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया। देखिए, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता हो, छोटे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया था, लेकिन हम लोग दुमका सीट नहीं जीत पाए। सभी 21-22 हजार के मार्जिन से हम लोग पिछड़े। सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने एक अच्छे प्रयास के साथ में, क्योंकि वहां पर अपने मुख्यमंत्री जी का भी सीट रहा है, उनके छोटे भाई बसंत सोरेन जी वहां से लड़ते हैं, वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो जगह गढ़ रहा है, तो वहां से चुनाव लड़ना ऐसे भी थोड़ा सा बाकी किसी अन्य दलों के लिए थोड़ा समस्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जिस तरह से शिबू सोरेन जी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता है शिबू सोरेन, उनको चुनाव हरा कर एक साधारण से कार्यकर्ता सुनील सोरेन जी चुनाव जीतते हैं, तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सामूहिक प्रयास से वो सीट हम लोग के परिणाम में आया था, हम लोग के पक्ष में आया था। इस बार हमारे अनुकूल नहीं रहा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीता सोरेन जी आरोप लगा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इतने बड़ी दल है, इतने बड़े कार्यकर्ताओं की एक फौज है, उसमें थोड़ी बहुत जब समीक्षा बैठक होती है तो परिवार के अंदर तो जो अपने खुलकर जो बातें करनी है वो बातें करते हैं, इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं इतने बड़े कार्यक्रम है, इतने बड़े चुनावी मेला है एक तरह से, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई नकारात्मक चीजें आ जाती है सामने, तो उस पर खुल के बात करनी भी चाहिए। और मुझे लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए खुलकर बात करनी चाहिए, वो खुलकर बात पार्टी के भीतर करनी चाहिए, पार्टी से यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। लेकिन जब ऐसे मंचों से बात उठती है तो वो दूर तलक जाती है ना। मैं वापस से सर आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर महुआ, जिस तरीके से सीता सोरेन ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, और क्या अब ये माना जाए कि उनको कहीं ना कहीं घर परिवार छोड़ने का प्रायश्चित हो रहा है, और अगर वो वापसी करना चाहें तो क्या स्वागत करेंगे आप उनका फिर से? देखिए, सबसे पहली बात कि वो अपनी मर्जी से वहाँ मुझे नहीं लगता कि गई होंगी। उन्हें भाजपा ने मतलब जिस तरह से आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में तोड़ फोड़ कर रही है, पार्टी के बीच में लोगों को तोड़ रही है, जो पार्टी के बहुत करीबी होते हैं उनको, ताकि पार्टियों को कमजोर किया जा सके। महाराष्ट्र में आपने देखा कि शरद पवार जी के भतीजे को, उनके पार्टी के लोगों को एक तरह अलग कर दिया गया, एकनाथ शिंदे जी को अलग कर दिया गया उद्धव ठाकरे जी के से। तो ये तो एक उनका पहले से ही एजेंडा है, वो अंग्रेजों की तरह ये तोड़ फोड़ की नीति जो है उनकी थी, आपस में लड़ाना, तो ये जो है उसकी चपेट में शायद वो आ गई है। और मुझे लगता है कि जिसका उन्हें अफसोस हो रहा होगा। और आगे क्या है ये तो पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन ये भाजपा, देखिए, यूज एंड थ्रो की जो उनका जो पॉलिसी है, कई बड़े नेताओं के लिए इस बात को हम देख रहे थे टीवी में, कई चैनल्स में, और भी जो झारखंड के भाजपा के बड़े नेता है उनके बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वो अपनी किसी न किसी काम में वो विफल हो रहे हैं, उनको भी साइड कर दिया जा रहा है। तो जो भाजपा में जाते हैं वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चित हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि फिर भाजपा उसको उठा के वैसे ही फेंक देती है। तो मुझे लगता है कि अब लोग समझ गए हैं, आने वाले दिनों में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। जो भी भाजपा में गए हैं बाद में उन्हें पछताना पड़ा है, तो अपनी पार्टी में रह के पार्टी को मजबूत करना चाहिए। ये सीख मुझे लगता है अब सब पार्टी के लोगों को ठीक है, तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पर मैं जरूर जवाब लूंगी अशोक जी आपसे, जिस बात को यहाँ पर डॉक्टर महुआ कह रही हैं। लेकिन एक बार मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी का भी रुख कर लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर सुधा मिश्रा, लोकसभा चुनाव में आपके जो परिणाम आए हैं वो आपको दिल्ली की गद्दी पर तो नहीं बैठा पाए, पर निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों की तुलना करें तो नतीजे आपके लिए काफी सुखद रहे हैं। जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां बीजेपी एक्टिव हो चुकी है, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। मैम, आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है?
जी बहुत बहुत धन्यवाद रेशु जी। जहाँ तक हमारी रणनीति की बात है, जनता के मुद्दे जनता तक और जनता के साथ खड़े होकर लाने की हमने जब से गठबंधन हमारा बना था, हम एक ही बात कर रहे थे कि जनता के साथ जो हमारा जुड़ाव है, सच्चाइयों को दिखाने का और इनके जो अनाचार हैं, जो इनके कदाचार हैं और जो इनकी कुनीतियां हैं, जिसने इस देश को पिछले कई वर्षों से जिस तरह से यहाँ के लोगों को, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लीजिए तो 80 से ज्यादा प्रतिशत बच्चों की, युवाओं की बेरोजगारी, जिस तरह से पेपर लीक में भ्रष्टम सरकार दिख रही है, जिस तरह से मानने को तैयार नहीं, आते हैं लोग और सीधे बोलते कोई कुछ नहीं हुआ है। नीट की परीक्षा में आपने देखा कि शिक्षा मंत्री ने आके और देखा था और बोल दिया। तो हम इस चुनाव में जो हमारा उपचुनाव होने वाला है, इसमें सिंपल सी बात है, सीधे तथ्यों को जनता के सामने, जनता के साथ इनसे प्रश्न पूछने का जो हमने शुरू किया है। और जो ये बोलते हैं कि हमने फैलाया कि संविधान बदलने की बात है, सोचिए जिस देश में इनके नेता बोल रहे थे कि हम संविधान बदलेंगे 400 पार करने के बाद, वो हमें कह रहे हैं कि हमने लोगों के बीच में झूठ फैलाया। तो जनता जो समझ चुकी है, उन तथ्यों को जनता के सामने लाकर इनकी कुनीतियां, इनकी जो साजिशें हैं, जो ये देश के रूप में देश के विकास को रोकने की जो कदाचार इनका है, उसको जनता के सम्मुख लाएंगे। जिस तरह से हम लोग एक साथ मिलके चल रहे थे, उसी नीति पे कायम रहेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जनता की जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है और जो उनके प्रति उन्माद फैलाने की साजिश है इन सबके बीच में, उसको दूर करने के लिए जो भी हमें अपने गठबंधन के साथ मिलकर करना होगा, हम उसके लिए लगे रहेंगे। क्योंकि जो चुनाव का जिस तरह से चुनाव का रिजल्ट आया, जो परिणाम आया है, वो जनता के लड़े गए चुनाव का रिजल्ट है। चंदा जिस तरह जनता त्रस्त हो चुकी है, जिस तरह जनता को इन्होंने बहला के, फुसला के, अपने जुमलों के द्वारा न जाने किन किन भ्रमों में जीने को विवश किया था। माना कि हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन प्रतिपक्ष में बैठने के बाद हम इनको ऐसे ही नहीं संसद में कोई बिल पास कर देंगे बिना किसी की बहस, न बिना कोई पूछे न जांचे। जिस तरह किसान 3 बिल लाए गए थे, लेकिन किसानों ने जिस तरह लड़ाई की और उसके बाद उनकी शहादत हुई, उस पे इन्होंने क्या क्या लांछन लगाए, सब कुछ हुआ। लेकिन अब ऐसा ये कुछ करने नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बैसाखी पे सरकार चल रही है, क्योंकि 400 पार करते करते भाजपा 400 पार कर रही थी, उन्होंने गठबंधन की बात ही नहीं की थी। आप तो कहते हैं गठबंधन की सरकार, इसके पहले चुनाव में कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि गठबंधन में मोदी जी की गारंटी थी, ये चुनाव में 400 पार कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो बैसाखियों के सहारे चल रही है, और विपक्ष के ज्यादातर जो नेता हैं वो इसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर अशोक जी की बैसाखियों की ये सरकार है और कभी भी ये सरकार अल्पमत में आ सकती है। इस बात को लेकर तो आप जवाब दीजिएगा ही। इससे पहले डॉक्टर महुआ कह रही थी कि आप लोग तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। हम झारखंड की भी क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि झारखंड में चुनाव होने हैं, तो झारखंड सरकार तो विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। और देखिए 25 साल से 50 साल के बीच की महिलाओं को आर्थिक मदद करने का भी ऐलान सूबे के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का तोहफा भी उन्होंने दिया है। किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का फैसला कर दिया है। झारखंड में जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं, इस प्रश्न का तो जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही जो दोनों अतिथि आपको घेर रही थी जिन सवालों को लेकर, उनका भी जवाब आप दे दीजिए। देखिए रेशु जी, सबसे पहली बात तो ये जो साहब है ना, राज्य के साहब, वो आते जाते बहुत देर कर दिए। 4.5 सालों में उनकी याद आई किसानों को लेकर, 4.5 सालों में उनको गरीबों की चिंता हुई है। 4.5 सालों में इनका मैनिफेस्टो को मैं अगर आपके चैनल के दर्शकों को मैं दिखाऊंगा तो झारखंड के लोगों ने क्या वादा किया, 50 दिनों का वादा था। वो क्या था, प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, यानी 4 साल पूरा हो गया है ऋषि जी, और अभी तक 20 लाख युवाओं को नौकरी। तो क्या 20 लोगों को नौकरी इन लोगों ने नहीं दिया है? और तो और इन लोगों ने क्या वादा किया था कि जो झारखंडी युवा है, जो झारखंडी आदिवासी युवा है, उनको जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप पूछे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से कि क्या उन लोगों ने किसी एक भी बेरोजगार झारखंडी युवाओं को आप लोगों ने बेरोजगारी भत्ता दिया? अच्छा ठीक है, एक सेकंड अशोक जी आप कह रहे हैं कि झारखंड में झारखंड सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है, लेकिन इससे पहले राजस्थान सरकार भत्ता दे रही थी। आपकी सरकार आई, आपने उसको बंद करा दिया वहां पर।
मैडम मैं तो पहले मेरी बात को समाप्त करने दीजिए, फिर आप बात करेंगे। अभी आपने खुद बोला कि झारखंड की बातें कर रहे हैं, अगर राजस्थान का बोलेगा तो मैं राजस्थान नहीं, तो जहाँ फिर आपकी सरकार आएगी वो कोई योजना लागू करेंगे, आप उसको बंद कर देंगे, ये भी तो चीजें है ना। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर महुआ जी जवाब दे दीजिए इस पर। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ जी, आप ये आरोप झारखंड सरकार पर लगा रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले सवाल करूंगी। क्या इन लोगों ने 4.5 सालों में बनाया? ठीक है सर, वो जवाब दे रही हैं, आपकी तमाम बातों का जवाब दे रही हैं। एक एक करके सवाल पूछिए ना, वो जवाब दे रही है। अशोक जी वो जवाब दे रही हैं, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए ना, वो जवाब दे रही हैं आपकी बातों का। जी डॉक्टर महुआ। 2-3 बातें हैं जी कि अगर आप कहेंगे कि राज्य सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि केंद्र सरकार ने जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्या उन्होंने पूरा किया? 15 लाख हर एक के अकाउंट में जाने का वादा किया था, क्या उन्होंने पूरा किया? राज्य सरकार ने तो जो खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए उन्होंने कैबिनेट से पारित करके भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने इनसे भी नकार दिया। यहाँ जो सरना धर्म कोड को कैबिनेट से पारित किया, उसे भी नकार दिया। तो आप कहते हैं कि आप आदिवासी हित की बात कर रहे हैं, कहीं से नहीं दिख रहा है, ना आप केंद्र से कोई काम कर रहे हैं, न स्टेट के लिए कोई काम कर रहे हैं, और आप उल्टा लगा रहे हैं आरोप राज्य सरकार पर, जबकि राज्य सरकार ने यहाँ पोटो हो, खेल योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ये सब पलाश ब्रांड आपने देखा होगा, फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड, इसमें स्टूडेंट्स को सरकारी गारंटी पे लोन देकर उच्च शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए वो कर रहे हैं। विदेशों में यहाँ के मेधावी छात्रों को चुनकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो इतना सारा काम, यहाँ खेल की प्रतिभा बहुत है, यहाँ पर खेल प्रतिभा उनको उभारने के लिए पोटो खेल योजना के माध्यम से यहाँ पर जो उन्हें मंच दिया गया, जो जिन्होंने टूर्नामेंट जीता उनको लाखों रुपए दिए गए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। ऐसे करके तमाम तरह की योजनाओं पर राज्य सरकार काम कर रही है, और अभी जो घोषणाएं हो रही हैं, अभी माननीय चंपई सोरेन जी ने जो की है, वो उन वादों को पूरा कर रही है जो अभी तक छूटा हुआ है। कोविड की वजह से 2 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया था, लेकिन किसी की जान नहीं गई भूख में। जिस तरह से मैनेज किया माननीय हेमंत जी ने, मजदूरों को हवाई जहाज से लेह लद्दाख से लाया गया और हर तरह से उन्होंने काम किया। इसलिए ये सब आरोप लगाना कि पूरा नहीं किया, अभी भी जितना समय बचा हुआ है मैं बाकी चीजें। ठीक है मैम, आप कह रही हैं कि कोविड की वजह से ये जो घोषणाएं थी हो जाएगी। आप कह रही हैं कि कोविड की वजह से कई ऐसी चीजें थी, कई ऐसे विकास के कार्य थे जो रुके हुए थे, वो पूरे नहीं हो पाए थे। लेकिन जिस तरीके से 200 यूनिट फ्री बिजली देने का तोहफा सूबे के मुख्यमंत्री ने आज किया है, इसके साथ ही किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का फैसला आप लोगों ने किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया है। 4.5 साल के बाद आपको याद आया है, इससे पहले क्यों इस तरह के फैसले नहीं किए गए? कोविड को भी काफी टाइम बीत गया है अब तो। देखिए, जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है ना, सरकार चलने ही नहीं दिया जा रहा है, लगातार ईडी सीबीआई अधिकारियों को डराना, उन राजनेताओं को डराना जो काम कर रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के केसेस सत्ता पक्ष के पिछले यहाँ के टेन्योर के मंत्रियों पर भी, मुख्यमंत्रियों पर भी कई तरह के आरोप थे, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना, उनको बचाने की कोशिश करना, हर राज्य की बात मैं कर रही हूँ, और जो सत्ता पक्ष में है उनको काम न करने देने के लिए लगातार उनके पीछे लगना। तो ऐसे करके काम को डिले करने की कोशिश की गई। 1,36,000 करोड़ कोयले की रॉयल्टी के जो बकाया पैसा यहाँ का था, माननीय हेमंत जी ने बार बार केंद्र सरकार को लिखा, वो नहीं दिया। अगर वो रहता तो उससे कितना काम स्टेट का हो जाता। ठीक है, अशोक जी वो कह रहे हैं कि हम तो काम करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने हमेशा हमारे हर कार्य में बाधा उत्पन्न की है। ठीक है मैं जवाब ले लेती हूं। की कटौती कर दी, बिजली नहीं देंगे। यहाँ अडानी पावर प्लांट की बिजली आप बांग्लादेश को दे रहे हैं, लेकिन अपने स्टेट को 25% बिजली नहीं दे रहे हैं। तो आप कहीं से मदद नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की, कोई सहयोग नहीं किया, और इसके अलावा आपने सिर्फ राज्य सरकार को परेशान करने का काम किया है, कभी ईडी के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए। जवाब दे दीजिए अशोक जी इस पर। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना 8 लाख बाकी था। ठीक है मैम, मैं जवाब ले रही हूँ। सरकार ने अब वो आवास योजना लॉन्च। ठीक है अशोक जी जवाब दे दीजिए सर जल्दी से। देखिए, ये बोले कि 4.5 सालों में कोविड निकल गया, फिर काम नहीं करने दिए। मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ईडी ने झारखंड मोर्चा केंद्रीय सचिव है पंकज मिश्रा जी, जो झारखंड के साहिबगंज जिला में एक नींबू पहाड़ है जिसमें 1200 करोड़ के अवैध माइंस घोटालों के आरोपित है। इन लोगों ने क्या किया 4.5 सालों में? 1200 करोड़ के झारखंडी, जो झारखंड सरकार के जो राजस्व का पैसा था,
पहाड़ को नोच के खा के इन लोगों ने निजी राजस्व संपत्ति बनाने का काम किया। ये इन लोगों ने 4.5% करने का काम किया। फिर अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एक सेना के जमीन, एक आदिवासी जमीन घोटाले के मामले में वो जेल के अंदर में बंद है। तो 4.5 सालों में इनकी जो कार्यशैली रही है वो पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में संलिप्तता वाली रही है। तो ये काम क्या करेंगे? अब ये काम के बारे में बोले थे कि कोरोना में निकल गया, तो आप 1200 करोड़ के घोटाला भी आप कोरोना काल में किए थे। तो आप घोटाला करने के लिए आपके पास कोरोना का कोई मामला बहाना नहीं बनता है। हेमंत सोरेन जी ने जो जमीन घोटाला किया, सेना की जमीन घोटाला किया, आज वो दोनों लोग और कांग्रेस के बड़े नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता ये दोनों जेल के अंदर बंद है। तो पूरी की पूरी 4.5 सालों में वो चाहे राजनेता हो, वो चाहे अधिकारी हो, वो कहीं ना कहीं जेल में बंद है। वो जमीन भ्रष्टाचार के मामले में लैंड, सैंड, गिट्टी जितने तरह के अवैध माइनिंग है उसमें कहीं ना कहीं जेल में बंद है। तो 4.5 सालों में सरकार की उपलब्धि यही रही है कि पूरी की पूरी करप्शन इनकी सरकार के खत्म कर रहे हैं। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे जी। जब कोविड ही 2 साल 2.5 साल रहा, जब सारा काम बंद था, जब एक गाड़ी तक सड़क पे नहीं चल रही थी, तो उस समय कैसे वो खनन हो सकता है? ये तो सीधी सी बात है कि आरोप आप अगर लगाएंगे भी कि उस पीरियड में तो एक साइकिल तक नहीं चल रहा था देखा जाए तो फिर वहाँ उस समय खनन करके कोई कैसे किसी चीज को बेच सकता है? पहली बात। दूसरी बात, जो घोटाले की बात आप कह रहे हैं, इसके पहले पूजा सिंघल का भी नाम बार बार आ रहा था। जिस हॉस्पिटल को दिखाया जा रहा था पूरे देश में कि घोटाले का पैसा है, वो हॉस्पिटल जो पल्स हॉस्पिटल जिसके बारे में कह रहे हैं कि कितना 100 करोड़ और ये से बना है, वो भाजपा के कार्यकाल में बना हुआ हॉस्पिटल है। कोविड के समय में तो उस हॉस्पिटल ने कोविड का ट्रीटमेंट कराया हजारों लोगों का, उतना बड़ा हॉस्पिटल। और वो पूरा हमारे यहाँ जब 2019 में जो चुनाव हुआ और 20 मार्च तक सरकार ठीक से बनी, मंत्रिमंडल वगैरह, और मार्च से ही मुझे याद है कि मार्च से ही वो लग गया था, बंदी हो गई थी कोविड की वजह से। हाँ, तो उसके पहले का वो हॉस्पिटल था, वो पूरा का पूरा पैसा भाजपा के कार्यकाल का था, जबकि ये दिखाया जाने लगा भाजपा के लोगों द्वारा कि वो अभी का है। जब कोविड से पहले वो कोविड का ट्रीटमेंट कर रहा है तो उस हॉस्पिटल को बनाने का पैसा अब का कैसे हो सकता है? 2005 में जो मनरेगा घोटाला हुआ था उसके लिए पूजा सिंघल जी पर कार्रवाई हुआ और वो उस समय यहाँ भाजपा की सरकार थी, तो वो सब कुछ हम सरकार। ठीक है मैम, आपने जो तमाम सवाल यहाँ पर किए थे अशोक जी ने, आपने तमाम सवालों पर यहाँ पर जवाब दे दिया है। झारखंड को लेकर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी और भी अन्य राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। और मैं माफी चाहूंगी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, क्योंकि मैं आपको डिबेट में ज्यादा समय नहीं दे पाई, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इस बार कांग्रेस के जो हौसले है वो काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। और हरियाणा में तो इस बार सरकार बनाने के आप लोग अभी से दावे भी करने लगे हैं। जी ऋषु जी, देखिए हमने कहा ना कि जनता के साथ जब आप खड़े होंगे, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी झारखंड को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बिल्कुल हमारे जो सहयोगी लोग हैं उनपे आप जिस तरह से आरोप लगाते हैं, और जो चक्की पीसिंग की बात चल रही थी वहाँ पे अजीत पवार जी पे जिस तरह से सारे मसले खत्म किए जा रहे हैं, दिखता है कि आप लोग करते क्या हैं। जितने लोगों पे आरोप आप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद आपकी तरफ आए तो उसको सब कुछ साफ कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जब वो बात करते हैं भ्रष्टाचार की, बात करते हैं करप्शन की, तो सच में हास्यास्पद स्थिति पैदा होती है कि जिन लोगों पे आपने आरोप लगाए थे वो आपके साथ यहाँ पे आएंगे तो आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं था। लेकिन जब तक वो आपके साथ नहीं होते हैं, सारे भ्रष्टाचार उन्होंने किए होते हैं। तो ये दोहरी नीति वाली सरकार जो इस समय बैठी हुई है केंद्र में, उसका बहुत जल्दी पटाक्षेप भी होने वाला है, क्योंकि जनता हमारे सत्य को, हमारे यथार्थ को और इनके दो मुहापन है उसको देख रही है। और हम जानते हैं कि सरकार को चुनाव में हराने के लिए जनता का साथ जरूरी है, क्योंकि सत्य वही बताएंगे। इनके आईटी सेल के फैलाए गए झूठ, इनके जुमले, और छोड़िए अमित मालवीय पे जिस तरह इनके ही पार्टी की जो इनके आरएसएस संगठन के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसके बाद कोई बात ही नहीं। जहाँ ये लोग हम लोगों से विरोध बात करते हैं, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे हमारे जहाँ सरकार वहाँ बात हो, वहाँ पे इनको दिखता है। लेकिन इनकी जो राज्य है जहाँ पे ये लोग स्वयं है, वहाँ पे क्या हो रहा है इनको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस बार के उपचुनाव में 100% हम लोग साथ में मिलके बेहतरीन तरीके से, जैसा हमने लोकसभा चुनाव में किया, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं कि जैसे कर कुछ और रहे हैं और नीट की परीक्षा को लाके हम कुछ और दिखा दें। हम दोहरा चरित्र नहीं, हम जानते हैं जनता के भले के लिए किस तरह इस देश में संविधान की रक्षा करनी है, जनता को साथ लेके चलेंगे। और इनकी दोहरी नीति और जो दोहरा चरित्र है उसको, इसका पर्दाफाश बहुत जल्दी होगा और हम चुनाव में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। जी, क्योंकि संजय द्विवेदी जी लोकसभा चुनाव में जो
आपके परिणाम आए आपके सहयोगियों के साथ, जाहिर सी बात है कि उससे आपका जो जोश है वो हाई होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, इसको लेकर पार्टी की क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ तैयारियां आपने शुरू की हैं, क्योंकि बीजेपी तैयारी शुरू कर चुकी है? देखिए रेशू जी, मैं एक चीज बता दूं आपसे कि मैं पहले नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो गठबंधन नहीं हो पा रहा था पिछले 10 सालों में, जो सोच भी नहीं पा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के चाहे उनके प्रवक्ता लोग हों, बार बार ये बात कहते थे गठबंधन नहीं हो पा रहा। खैर, नीतीश कुमार के सहयोग से एक गठबंधन हुआ, और वो आज नहीं है गठबंधन में, कोई बात नहीं, वो भी कभी सोचेंगे गठबंधन में आने के लिए, लेकिन आज नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उनके द्वारा जो पेड़ लगाया गया था, आज उसने 234 फल 35 फल दे दिए उन्होंने। ठीक है, हम 272 नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। तो ये जो गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से इसकी ये बड़ी सफलता है। ये इतनी बड़ी सफलता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, और आपका पश्चिम बंगाल हो, इन राज्यों में जिस तरह से सफलता मिली है गठबंधन को, वो अपने में बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि हमारे पास तो कोई कैंडिडेट, प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं था, और बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती जा रही है कैंडिडेट नहीं, कैसे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कैंडिडेट न होने के बाद इनके पास कैंडिडेट था, तब इनको इतनी सीटें आई। हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, तो हमारे पास इतनी सीटें आई। तो महान जनता का, 140 करोड़ जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित उन्होंने जिस तरह से वोटिंग की, जिस तरह से उन्होंने बात की, जो विपक्ष मांग रहा था मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए, कह रहा था महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है, जो इनको दिखाई नहीं पड़ रही थी, संविधान का बराबर दुरुपयोग हो रहा था, संविधान तोड़ा जा रहा था, संविधान से निम्न किया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। संविधान की हत्या ऐसे होती है कि महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी, सरकार आपने गिरा दी खरीद फरोख्त करके। आज आप कह रहे थे पूर्वमान्य उद्धव जी जो है वो बीजेपी एनडीए में आ जाएंगे। अरे कैसे आ जाएंगे भाई? अगर आपको लग रहा है उद्धव जी आ सकते हैं एनडीए में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, और राजनीतिक से संन्यास लेना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा थे, दोनों गृह मंत्री पद से इस्तीफा थे, क्योंकि 30 साल से जो पार्टी संघ में थी, जब आप उसके नहीं हुए सके, तो बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी न्यू डाली थी गठबंधन की, उसमें गठबंधन का धर्म कोई जानता भी नहीं था। आज वो पार्टी रूप ही चेंज हो गया। अब तो आरएसएस वाले भी कहने लगे, अब तो आरएसएस वालों ने सोच कहा है कि साहब जो विपक्ष में, प्रतिपक्ष में जो प्रेम मिलाप होना चाहिए था, जैसे था अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, माननीय राजीव गांधी के सामने, माननीय इंदिरा गांधी जी के सामने, राजीव गांधी ने इलाज के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था विदेश, तो उसकी उन्होंने जिक्र नहीं किया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ सर, मैं जवाब ले लेती हूँ, इस बात पर जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि सभी का जो दुख है, सभी की जो तकलीफ है, सभी का जो दर्द है, वो बार बार उभर कर सामने आता है। कहीं किसी से किसी को तोड़ा, कहीं किसी से किसी को तोड़ा, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर महुआ माझी भी हमारे साथ बनी हुई थी, और वो भी इस बात को कह रही थी, क्योंकि सीता सोरेन को इन्होंने तोड़ा, अब सीता सोरेन को भी कहीं ना कहीं प्रायश्चित होने लगा है। वो भी अब उम्मीद यहाँ जताई जा रही है कि सीता सोरेन की भी शायद घर वापसी हो सकती है। अब देखिए, संजय द्विवेदी जी भी इस बात को कह रहे हैं, अशोक जी, और लगातार अब आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं, आप हर किसी को छलते हुए आए हैं। कब तक ऐसे जारी रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने तो 75 सालों में देश को ठगने का काम किया है, तो ये ठगने और बना लिया है भाई साहब। ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए संजय जी कंप्लीट करने दीजिए ना सर कंप्लीट तो करने दीजिए सर, उनको जवाब देने दीजिए ना जी। अरे कैसे जवाब देंगे? आप मुंह से कुछ बोलने देंगे तभी तो, आप बोलने नहीं देंगे तो क्या आपको वो जवाब देंगे, ये बताइए जी। कंप्लीट कर रहा हूँ, इंडिया अलायंस को एक करने वाले, शुरुआती करने, नींव रखने वाले वो माननीय नीतीश कुमार जी थे। हाँ। और आज नीतीश कुमार किस कारण से इन लोगों से अलग हुए हैं? हाँ, लेकिन इनको तो भरोसा है कि फिर से वापस चले जाएंगे, ये तो इसी बात
वो तो जाएंगे। कह रहे हैं कि फिर से वापस चले जाएंगे। ये मुगालते में नहीं रहे। हाँ। 4 तारीख से पहले ये लोग जो बिहार में जाते थे और नीतीश कुमार को पानी पी पी के गाली देते थे, आज आरजेडी के नेता लोग नीतीश कुमार को और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार को गाली देते थे। आंध्र प्रदेश में जाते थे तो नायडू बाबू को गाली देते थे। और आज इनका जो नीतीश कुमार जी और नायडू, चंद्रबाबू नायडू जी के प्रति जो प्रेम जो उमड़ उमड़ के भर रहा है ना, इससे पता चलता है कि जिस तरह से देश के लोगों को आप लोगों ने जी, मैं आप ही के पास आऊंगी संजय जी इसके बाद। जी, वापस वही झुंझुना दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि ये दोनों देश के बड़े राजनेता में से एक शामिल है। ये कांग्रेस के झूठे और फरेब और बोलते हैं ना झुंझुना दिखाने से प्रभावित होना लेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाया और एनडीए की पूरे की पूरी घटक दल इंटैक्ट होकर ये 5 साल सरकार चलेगी। ये मुगालते में मत रहिए कि आपका मीठा मीठा बोल देने से नीतीश जी आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 5 साल पूरा जो कार्यकाल है वो सरकार पूरा करेगी, लेकिन संजय जी, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर उद्धव की नजरें अभी भी केंद्र पर टिकी हैं। वो लगातार कहते हुए आए हैं कि केंद्र की सरकार कितने दिन चलती है ये देखना अभी बाकी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एनडीए सत्ता नहीं चला पाएगी, ज्यादा दिन इनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है? क्या आपको लगता है कि नीतीश फिर वापस हो जाएंगे? रेखू जी, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने भाई के जवाब दे दूं। ज्ञान कम है, ठीक है, कोई बात नहीं। ज्ञान समझते, ज्ञान ज्यादा आपको है। क्या ठगा कांग्रेस आज सुई से लेके एरोप्लेन बन रहे देश में, आपने क्या नई चीज कर दी देश में? 10 सालों में क्या कर दिया? महंगाई नहीं बढ़ा दी, बेरोजगारी नहीं बढ़ा दी, संविधान को आपने संविधान हत्या कर दी, 200 हत्या कर दी। क्या आपने बढ़ा दिया? अब मुझे बता दीजिए, जहाँ तक आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जितनी गाली आप डीएनए टेस्ट आप करा रहे थे, डीएनए टेस्ट हम नहीं करा रहे थे, गाली दे रहे थे। आज हम जी करते, अरे बाप दादा पेड़ पौधे लगाते थे, बाप दादा बाग लगाते थे, बच्चे फल खाते थे, वो हमारे बाप दादा जैसे हैं। धैर्य से बात करिए ना संजय जी, धैर्य से बात करिए। वैसे इतनी गर्मी है, वैसे ही पारा इतना चढ़ा है, आप क्यों अपना पारा चढ़ा रहे हैं? धीरे से बात करिए, हाइपर होने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी 30 गठबंधन करके गए हैं, तो बाप दादा कभी रहते संग में रहते थे क्या? बाप दादा लगा के चले जाते थे, बाग लगाते थे, बहुत से काम करके जाते थे, तो बच्चे तो खाते थे। हम उनके बच्चे हैं जो आज 234 सीटों पर जीते हैं। ये हमारे लिए विजय की पता, और हमारा कैंडिडेट नहीं था। सबसे बड़ी बात तो इसके बाद तो मोदी जी थे, तो 2047 तक का बना रहे थे, 2047 तक का संविधान चेंज करने वाले थे कि चुनाव ना हो। अच्छा ठीक है ना सर, उनकी कम सीटें आई हैं तो वो खुद मंथन करेंगे, उस पर आप इतना परेशान मत होइए ना। आपको क्यों इतना परेशान होने की आवश्यकता है? आप फोकस करिए ना सर, विधानसभा चुनाव होने हैं, उस पर फोकस करिए, उस पर क्या रणनीति बनानी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उस पर आप फोकस करिए। ठीक है सर, मैं आऊंगी संजय जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी सर, वापस आऊंगी आपके पास। लेकिन अनिल गर्ग जी, क्योंकि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जल्द ही क्योंकि एक बार फिर से सभी दलों की जो है अग्नि परीक्षा होने वाली है, और इन चारों राज्यों में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां विपक्ष यहां अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगा, वहीं बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए जी जान यहां पर लगाती हुई नजर आएगी। और इस क्रम में बीजेपी ने तो तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी की तरफ से 4 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। राज्यों के लिए प्रभारियों की जो लिस्ट तैयार की गई है, किस तरीके से उसको आप देखते हैं, और किस तरीके से इन चारों राज्यों को आप देख पा रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, स्थितियां किस तरीके से यहां पर फिलहाल बदली हुई हैं? ऋषि जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कहती आई है कि वो तो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। यानी एक चुनाव खत्म होता है, उसके बाद जैसे दूसरा जो चुनाव आने वाला था उसकी तैयारियों में लग जाती है। अरे संजय जी, किसी को बोलने देंगे या नहीं सर? डिबेट करें कि नहीं करें, आप ही बता दीजिए। अकेले आप ही बोल लेंगे तो कैसे बात हो पाएगी? संजय भाई, इतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं आप? आपको एक चीज बताऊं मैं, अभी आपने गठबंधन की बात की, गठबंधन धर्म की बात की। संजय भाई सुनिए, अरे संजय भाई सुनिए, आपने गठबंधन धर्म की बात की। 2019 के चुनाव में जो असेंबली का चुनाव हुआ था, आपका गठबंधन कौन सी पार्टी से था, और सरकार किस पार्टी के साथ मिलकर बनाई आपने? आपने गठबंधन किया गया था, बिहार में चुनाव लड़े थे गठबंधन तोड़कर जाने वाले सबसे पहले आप आदमी महाराष्ट्र में, और आप गठबंधन की बात कर रहे हो।
तो आप अभी गठबंधन की बात मत करो। ये ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीति में जिसको जो सूट करता है वो करता है। तो इसलिए वो तो अगर गठबंधन की बात करोगे तो आपके ऊपर ही 2 साल करते आएगी। आप उंगली उठाए, 3 उंगलियां के पीछे है। अरे वो तो उंगली उठा ही नहीं रहे ना संजय जी, वो कहाँ उंगली उठा रहे हैं? उंगली उठा के तो आप ही बात कर रहे हैं। कंप्लीट करने दीजिए उनको। सर कंप्लीट करिए आप, अनिल गर्ग जी। मैं वापस आता हूँ। देखिए, जहाँ तक 4 राज्यों के चुनाव की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, जो सर मैंने पहले कहा, ये चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। इसलिए आप ये नोट करिए कि अपकमिंग जितने 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, सबसे पहले इन्होंने प्रभारी नियुक्त किया है, प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है, क्योंकि ये अभी से सबकी जमीन तलाशना शुरू कर देंगे कि कौन से विधानसभा में क्या हम कर सकते हैं, कौन प्रत्याशी हो सकता है, किसके साथ हम जा सकते हैं, कोई किसी का गठबंधन करना है कि नहीं करना है तो किस लेवल तक करना है। तो मेरा कहना है इनके पास पूरा समय है अभी। जबकि क्या होता है, अगर दूसरी पार्टियां जब इलेक्शन की घोषणा होती है तब देखना शुरू करते हैं कि हम गठबंधन का सहयोगी कौन बनाए, किसको बनाए। हालांकि एक बात है, तैयारियां ज्यादा कर लीजिए, कम कर लीजिए, अंतिम फैसला जनता ने करना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का कौन सीट कौन सा लड़ेगा ये अंतिम समय तक तय नहीं हो पाया, लेकिन जनता ने मन बनाया हुआ था, इसलिए उन्होंने एसपी को नंबर 1 की पार्टी बनाया और इंडी गठबंधन को एंटी गठबंधन से ज्यादा सीटें दी। तो ऐसा जनता ने करना है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक पार्टी कार्यशैली का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कौशल में और पार्टियों से काफी आगे खड़ी दिखती है। जी ठीक है सर, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव होना है, हरियाणा में भी चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में भी होना है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है। परिस्थितियां थोड़ी भिन्न है। हाँ। देखिए, परिस्थितियां भिन्न कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे हरियाणा में सरकार बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर बनाई थी और जेजेपी अब सरकार से अलग है। और जैसे लोकसभा चुनाव देख रहे हैं हम, 5 सीटें सिर्फ जीत पाई, पिछली बार 10 सीटें जीती थी। तो माना जा रहा है कि हरियाणा में बहुत सारा इस बार राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। अब जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी पहला सवाल है। इनेलो है, जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है, वो पार्टी अब क्या करेगी, जेजेपी के साथ जाएगी नहीं जाएगी, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस जो अभी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ सीटें देगी नहीं देगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन था वो असेंबली सीटों के लिए नहीं था। ये बार बार पहले भी बात आई थी, क्योंकि जब असेंबली सीट पे चुनाव हो रहा था तो इन्होंने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि नहीं भाई, हमारा चुनाव सिर्फ दिल्ली के लिए है, हम तो नहीं लड़ रहे, हमारा दिल्ली हरियाणा के लिए था। नहीं, अपनी सुटेबिलिटी की काम करेंगे। ऐसे ही झारखंड में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस समय सत्ता में है, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ होगा या नहीं होगा, जेएमएम अपने दम पे और कांग्रेस साथ मिलकर कुछ काम कर पाएगा, सीटों का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, बीजेपी और उसका जेवीएम का गठबंधन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें इतिहास में, सॉरी भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी सारी पार्टियां इंडिविजुअली अपना काम कर रही है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में एनसीपी 2 हो गई है, शिवसेना 2 हो गई है, भारतीय जनता पार्टी किस के साथ जाएगी कुछ मालूम नहीं। अभी बहुत नाराज हो रहे थे हमारे संजय द्विवेदी जी, अभी इनको खुद नहीं मालूम है कि उद्धव जी क्या पता वापस एनडीए में ना आ जाए, कोई पता नहीं है। अभी असेंबली के तो अभी कुछ नहीं पता मेरे भाई। आप भी क्या करने वाले, मैं भी क्या करने वाला नहीं। राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदलती है कुछ नहीं पता। अगर शिवसेना सबसे पुराना गठबंधन साथी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकती थी तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, वैसे भी राजनीति में तो हमेशा हर किसी के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कब कौन कहाँ किसके साथ जाकर हाथ मिला ले, तो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना संजय जी। और इस पे नाराज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ एक अनुमान है और ये तो भविष्य में देखा जाएगा ना कि कब कहाँ क्या होगा। लेकिन वो एकदम स्पष्ट तौर पर तो ये नहीं कह रहे ना कि आप लोग हाथ मिला ही लेंगे, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि राजनीति में हर चीज संभव होती है, संभव यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, छोटी सी बात जो टोकरा नहीं, मैं टोक रहा हूँ, संभावना भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ को या किसी भी पार्टी के, मतलब नहीं, मैं संभावना क्यों व्यक्त करते हैं या किसी मीडिया चैनल को, ऐसा हो भी सकता है। हमारे गठबंधन में इफेक्ट पड़ता है, आप समझिए मेरी बात। और जबकि मैं फिर कह दूं, अच्छा एक बात सुनिए, आप एक सेकंड आप अपने लिए कहते हैं कि हमारे लिए आप संभावना व्यक्त न करिए। नीतीश कुमार वहां चले गए हैं, वो खुले मंच से और खुले मन से कह रहे हैं कि अब मैं इधर उधर किधर भी कहीं भी नहीं जाऊंगा, जैसे प्रधानमंत्री कह देंगे वैसे ही उनके साथ रहूंगा, उनकी हर बात को मानूंगा। फिर भी आप संभावना जता रहे हैं, आप वहां संभावना जता रहे हैं कि नीतीश की वापसी हो सकती है, तो आप कैसे संभावना जता रहे हैं सर? मुझे 10 सेकंड
सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। हाँ 1 मिनट लीजिए आप पूरा, 10 मिनट 10 सेकंड छोड़िए सर, बताइए। एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी को, अमित शाह जी को मालूम था अगर हम नीतीश कुमार जी को यहाँ से बाहर ले लेंगे तो गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन नहीं चल पाएगा और हम फिर सरकार में थे। उद्धव ठाकरे शिवसेना को तोड़ा, इन्होंने सोचा था कि शायद हम पूरे वोट बैंक कब्जा कर लेंगे, वहाँ के जो मराठी मानुस है, जो महाराष्ट्र की जनता है, तो हमें वोट दे देगी और हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। क्या हुआ नतीजा? संभावना नतीजा ये हुआ, कहाँ 42 थे, कहाँ 17 पे आ गए, कहाँ पे 9 सीटों पे आ गए, बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों, इनके प्रधानमंत्री भी थे, इनके पास राज्य चुनाव आयोग भी था, इनके पास ईडी भी थी, इनके पास मंत्री भी थे, इनके पास पैसा भी था, और यहाँ क्या था हमारे पास? कुछ नहीं। हमारे तो पार्टी का नाम ही टूट गया था, पार्टी गायब हो गई थी, चाहे विधायक गायब हो गए थे। और मैं बार बार बात कहता था, विधायकों को जाने से कोई पार्टी खत्म नहीं करती होती है। हमारा तो मसाल जुलूस था, मसाल जुलूस लेके मसाल चुनाव से लेके लड़े। आप देखिए कितनी बड़ी लड़ाई हमने लड़ी, मोदी जी क्या लड़ पाएंगे, अमित शाह क्या हो पाएंगे लड़ाई, जो हमारे उद्धव ठाकरे ने लड़ी और शिवसेना ने लड़ी और वहाँ की जनता ने लड़ी। जनता ने दिखा दिया कि आप 30-32 सीटें संसदीय में दे दी, जबकि प्रधानमंत्री इनका इलाज था, हमारे पास प्रधानमंत्री भी नहीं था। ये जनता की जीत है। सर आपके पास तो इतने सारे चेहरे थे ना कि आप खुद ही कंफ्यूज थे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कोई चेहरा नहीं था? ममता दीदी की पसंद थे मल्लिकार्जुन खड़गे की पसंद थे राहुल गांधी। आप कह रहे हैं कि कोई चेहरा ही नहीं था, तमाम चेहरे आपके पास थे, आप लोग खुद इतने कंफ्यूज थे कि अगर आप सत्ता में आ भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनाएंगे किसको? मैंने कहा प्रधानमंत्री पद हमारे सबसे घोषित नहीं था, चेहरे बाबा बहुत थे, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जी, उद्धव ठाकरे जी, नाम गिना दे आप तमाम। लेकिन ना हमने चुनाव कहना चाहते ये सब नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष नहीं थे। कहना चाहते हैं ये सारे चेहरे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे ये नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष नहीं थे। सुनिए 2 मिनट सुनिए। सर 2 मिनट का टाइम नहीं है, संक्षेप में सर, समय का अभाव है। 10 सेकंड इतना कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे मोदी थे, यहाँ पे हम लोगों ने किसी कैंडिडेट का नाम नहीं घोषित किया, तब भी जनता ने 140 करोड़ जनता ने उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, आपका बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो और भी जगह जिम्मे सीटें हैं, तो जनता ने देखा कि जबकि चुनाव क्या होता है, जो जिसका कैंडिडेट मजबूत होता है उसकी सरकार बनती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ की बार। जनता ने देखा कि नहीं ये महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, संविधान की। ठीक है ना सर, अब इस मुद्दे पर कब तक आप बात करते रहेंगे? अब तो महाराष्ट्र पर ध्यान दीजिए ना सर, वहाँ पर चुनाव होना है, उस पर फोकस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।